हेलो दोस्तों। तो इसके पहले वीडियो में हमने जो है जो पाषाण काल था उसमें हमने पूरा ऐतिहासिक काल एंड आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें पूरा ऐतिहासिक काल में क्या था कि इतिहास की जानकारी के लिए आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व हैं वो तो मिले, लेकिन उनका कोई रिटन साक्ष्य नहीं मिला था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था। तो इसे पूरा ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक माने आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें आर्कियोलॉजिकल एंड रिटन दोनों मिले हैं, बट उसे पढ़ा नहीं जा सका था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें आर्कियोलॉजिकल एंड रिटन सब कुछ मिले थे, बट उसे पढ़ा नहीं जा सका था। हिस्टोरिकल एज मीन्स ऐतिहासिक काल में, जिसमें साहित्य और पुरातत्व दोनों मिले भी हैं और दोनों का उपयोग भी हो गया है, पढ़ा भी गया है, जैसे महाजनपद काल। तो पाषाण काल के जो प्रकार थे उसको भी हमने देख लिया है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, और उसके बेस्ड 2 क्वेश्चन भी किए थे कि पहली बार पका भोजन कौन खाने लगा था, कौन मानव? तो होमो इरेक्टस। इरेक्टस माने जो सीधा होकर चलता था। उसने ही आग का नियंत्रित खोज किया था, तो उसने मतलब खोजा था भोजन पकाना, मतलब उसने ही शुरू किया था। सॉरी, खोज मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया। तो होमो इरेक्टस क्या था कि इरेक्ट माने जो सीधा मानव खड़ा हुआ था, होमो इरेक्टस, वो आग की खोज को नियंत्रित उपयोग किया था, मतलब इसलिए उसको आग की खोज का जनक माना जाता है। उसने मतलब नियंत्रित मतलब आग की खोज तो पहले हो चुकी थी, लेकिन आग का प्रयोग करना उसने ही किया था। तो पहली बार पका भोजन कौन खाया? होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस के पहले कौन कौन से थे? 5 क्रम जो हमने बताया था। एक तो था रामापिथेकस, रामा रामापिथेकस। दूसरा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर इसके बाद होमो इरेक्टस, नियंडरथल, होमो इरेक्टस एंड नियंडरथल। ये पांच तरह के जो थे, मतलब इनका क्रम आता है लगाने के लिए। तो इसको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम शुरू करने से पहले इसका कार्यकाल देखते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको 3000 बीसी के पूर्व मान सकते हैं। 3000 बीसी के पूर्व क्यों? क्योंकि इसका जो परिपक्व अवस्था, मतलब ये जब इसका जो काल था, परिपक्व अवस्था जब थी इसकी 2500 बीसी थी, मैंने 2500 बीसी पहले ही परिपक्व अवस्था में आया था। और इसका अभी तक मतलब कार्यकाल आरंभ से कितना हो गया? 3000 बीसी। मतलब कि अभी जो आज का समय चल रहा है, इसके 3000 साल पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था, माने आरंभ हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। और यह अपने परिपक्व अवस्था में कब आई थी? आज से 2500 साल पहले परिपक्व अवस्था में आई थी लगभग। इसका पतन कब हुआ था? 2000 बीसी के बाद, मतलब आज से 2000 बीसी के बाद इसका पतन हो गया था। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मैंने पहले ही मतलब लेक्चर में जो पहला वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था हम लोगों ने कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें आर्कियोलॉजिकल माने पुरातत्व के साक्ष्य मिले हैं और उनका रिटन साक्ष्य भी मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और उसमें कौन सा उदाहरण दिया था? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का एक भाग है। क्यों? क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य था उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि इसमें ताम्र और टिन का प्रयोग करके कांस्य का यूज हुआ है। इसके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस कांस्य को तकनीकी क्रांति भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, मतलब तकनीक क्रांति। क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता, तो इसे तकनीकी क्रांति भी कहते हैं। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में तकनीकी क्रांति का भी विकास हुआ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कांस्य का यूज़ हुआ था। तो वो तकनीकी, एक प्रकार का तकनीकी है। क्यों? क्योंकि वो ताम्र और टिन से तो मिलकर बना है, तो इसलिए तकनीकी क्रांति से कहते हैं। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वनडे एग्ज़ाम में, या आपका मतलब इसमें यूपीएससी में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले इसके देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का चारों तरफ विस्तार पूछता है, कहाँ कहाँ है। तो उत्तर में इसका विस्तार मांडा, जो कि
जम्मू कश्मीर में है मांडा चिनाब नदी पर। उसके बाद पूरब में आलमगीरपुर हिंडन मेरठ हिंडन नदी पर। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र दास नदी पर। और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जगह पर ये है, मतलब इनके विस्तार जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। इसकी विशेषताओं में हम देखें तो इसको शॉर्ट में देख सकते हैं, क्योंकि 150 शब्दों में आता है लिखने के लिए, तो आप थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो हो जाएगा। विशेषताएं जैसे नगरीय सभ्यता, नियोजित नगर, देखो नगरीय सभ्यता थी, नियोजित नगर थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कला संस्कृति उन्नत थी, नदी घाटी सभ्यता थी और विस्तृत और सबसे ज़्यादा विकसित थी। नगरीय सभ्यता, क्योंकि इसमें देखो नगरीय सभ्यता में 2 किले थे, अभी मैं इसको आगे इसमें बताऊंगा, अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो आर्ट एंड कल्चर वाले सेशन में हम पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए बस हम 3-4 विशेषताएं इसके जानते हैं। एक तो नगरीय सभ्यता थी, नियोजित नगर था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे, कला संस्कृति उन्नत थी, नदी घाटी सभ्यता नदी के पास विकसित थी और विस्तृत और ज़्यादा विकसित थी। फिर उसके बाद इसका पतन क्यों हुआ, तो पतन क्या इसका पूर्ण रूप से पतन हो गया, तो इसका पतन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। इसके पतन के लिए कुछ जो कारक थे वो महत्वपूर्ण हैं। मतलब पतन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा सभ्यता ही खत्म हो गया। पतन का मतलब होता है कि उसके विशिष्टताओं का पतन, मतलब जो उसकी विशेषता थी उसका धीरे धीरे क्या होने लगा, ह्रास होने लगा। बड़े बड़े नगर का पतन होने लगा, इनके टेक्नोलॉजिकल पतन होने लगे, जो टेक्नोलॉजी इन्होंने निजात की थी, विकसित की थी, उसका भी पतन होने लगा। नगर नियोजन नहीं रहा, मतलब ये जो नगर नियोजन इनकी प्रणाली थी वो भी नहीं रहा, और लार्ज स्केल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी धीरे धीरे कम होता गया। तो पतन का अर्थ इसी से लेते हैं। पतन का अर्थ होता है कि विशेषताओं का पतन, बड़े बड़े नगर जो थे उनका पतन हो गया, फिर इनके टेक्नोलॉजिकल पतन, जो तकनीकी क्रांति लाई थी, इसका पतन धीरे धीरे होने लगा। नगर नियोजन नहीं रहा, लार्ज स्केल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम हो गए, और सामान्यतः ग्रामीण और ताम्रपाषाणिक स्तर तक पहुंच गया। जो जीवन था वो कहाँ पहुंच गया, सामान्यतः ग्रामीण और ताम्रपाषाणिक स्तर तक पहुंच गया। फिर है, अब आ गया ये सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। देखो सिंधु घाटी सभ्यता कितने छोटे में खत्म हुई, तो इसको पीढ़ी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों तो। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें इसमें फैक्ट छूटा है जो मैं कहीं पढ़ा था, कि इसमें मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मंदिर वाला आ जाता है कि मंदिर के प्रमाण मिलते हैं कि नहीं, तो मंदिर के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते। सेकंड नंबर पे आता है वैदिक सभ्यता, जिसे लौह युग का चरण भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को लौह युग का चरण कहते हैं। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इसका नाम वैदिक क्यों पड़ा था। तो सबसे पहले इसका नाम वैदिक इसलिए पड़ा था क्योंकि जो वैदिक सभ्यता के लोगों की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो वैदिक साहित्य पर आधारित थी। तो इसीलिए चूँकि इनकी सभ्यता की जानकारी जो हमें वैदिक साहित्य से मिलती है, इसलिए हम वैदिक सभ्यता के नाम से इस सभ्यता को जानते हैं। वैदिक साहित्य की जो रचना है, अब वैदिक साहित्य की रचना किसने की थी उसमें भी मतभेद हैं, मतलब बहुत विद्वानों के अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। जैसे जो मैक्स मूलर हैं जर्मनी के, उन्होंने वैदिक साहित्य की जो रचना मानी है वो 1500 से 500 बीसी के बीच मानी है। बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से 1500 से 500 साल पहले के बीच में। तो ये तो मैक्स मूलर ने माना। फिर जो आर्य मतलब जो कि सज्जन महान पुरुष होते हैं, आर्य किसे कहा जाता है, जो महान या सज्जन होते हैं उन्हें आर्य कहा जाता है। आर्य ने भारोपीय का मतलब होता है भारतीय प्लस यूरोपीय भाषा बोलते थे। तो वैदिक साहित्य की रचना किसने की, आर्य ने की। आर्य कौन थे, जो सज्जन और महान थे, और भारोपीय मतलब कि भारत और यूरोपीय भाषा का मिश्रण, ऐसी भाषा बोलते थे। उन्होंने रचना की वैदिक सभ्यता की, वैदिक साहित्य की। तो 1000 वर्षों के दौरान इनका बसाव और जीवन शैली जो है और जीवन स्तर में कई स्तरों पर परिवर्तन आया। जो वैदिक सभ्यता थी इनका जीवन काल लगभग 1000 साल रहा, जैसा कि मैक्स मूलर ने 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच बताया है। तो इनका जीवन काल जो है 2 भागों में हम बांट देते हैं, जिसमें एक तो होता है पूर्व वैदिक काल और एक आता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय काल है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का जो है समय काल है वो 1000 बीसी से 500 बीसी। तो ऐसा क्यों बांटा गया,
क्योंकि इनके जीवन स्तर में जो है दोनों कालों में अलग अलग परिवर्तन हुए, तो इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। वे परिवर्तन कौन से हैं वे आगे हम जो है अभी समझ जाएंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल को मैं जूम कर लेता हूँ, इसको पढ़ते हैं। पूर्व वैदिक काल क्या होता है? पूर्व वैदिक काल जो कि पहले का वैदिक काल था, शुरू का, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, वो 1500 आज से 1500 बीसी से 1000 बीसी के पहले का काल था। इस साल के लोगों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। जिसका जो पूर्व वैदिक काल जो था उसका क्षेत्र जब अफगानिस्तान और मेरठ में जो है पूर्व वैदिक काल का क्षेत्र था। और इसमें जो पूर्व वैदिक काल में मुख्य नदी थी वो सिंधु और सरस्वती नदी थी। इसमें कोई फैक्ट में त्रुटि होगी तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये फैक्ट जो है किसी से लिया है। तो अगर आपको कोई फैक्ट किसी जेन्युइन या गाइड बुक में मिले अच्छे से, तो अगर आपको लगे सही है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। फिर है सेकंड उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच गंगा के क्षेत्र में जो है इसका विकास हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्व वैदिक काल कहाँ कहाँ विकसित हुआ, तो लगभग अफगानिस्तान मेरठ में सिंधु और सरस्वती नदी के सरस्वती नदी के पास। और उत्तर वैदिक काल गंगा क्षेत्र में इसका हुआ। इसकी विशेषताएं क्या है कि भारत के धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य आदि के निर्माण में वैदिक सभ्यता की अहम भूमिका थी। और भारतीय संस्कृति के निर्माण में भी वैदिक प्लस सिंधु सभ्यता का योगदान था। तो जो वैदिक सभ्यता का योगदान क्या है कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में सहायक है, और धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य। वैसे इसमें 2-3 चीज़ें शायद मुझे लग रहा है कि आगे बताया जाएंगी कि नहीं बताया है। अभी जो ये ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें अभी हम केवल शॉर्ट करके, मतलब छोटा छोटा इसका केवल एक व्यू ले रहे हैं। अभी इसको हम एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। तो अभी पूर्व वैदिक काल ख़त्म नहीं हुआ, इसमें और इन्फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे हम। इसका मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आपको @हर्ष मिश्रा HARSH हर्ष मिश्रा MISHRA मिश्रा 17, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। फिर है छठी शताब्दी BC, मतलब जब वैदिक सभ्यता ख़त्म हो गई तो छठी शताब्दी BC आई। इसको क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छठी शताब्दी BC। इसे महाजनपद काल या सूत्र काल या बौद्धिक आंदोलन का काल या धर्म सुधार, इसके बहुत सारे नाम हैं। सूत्र काल भी कहते हैं, बौद्धिक आंदोलन का काल कहते हैं, मैं कॉल करते हुए मेरा कॉल करने का आदत पड़ गया है, लेकिन एक काल है, काल माने समय। तो इस पे मैंने प्रोनाउंसिएशन पे आप मत जाइएगा। धर्म सुधार बुद्ध काल और सेकंड नगरीकरण का काल, इसे कहा जाता है छठी शताब्दी BC को। मतलब जो हमारा छठी शताब्दी BC जो कि वैदिक सभ्यता के बाद आरंभ हुआ था, उसको बहुत सारे नामों के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सेकंड नगरीकरण काल, इसको सेकंड नगरीकरण काल क्यों कहा गया, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है विकसित हुई थी, इसलिए इसे सेकंड नगरीकरण का काल कहा गया था। सूत्रकाल क्यों कहा गया, तो इसको आगे देखते हैं अगर सूत्रकाल मिलेगा। मुझे एग्जैक्टली सेकंड नगरीकरण का काल जो है मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, वन डे एग्ज़ाम में तो इम्पॉर्टेंट है। छठी शताब्दी ईसा में जो लोग थे, जो जन थे, वो खाना बदोश ज़िंदगी जीते थे। माने कि इसका अर्थ है कि इधर उधर भटक करके ज़िंदगी जीते थे। जनपद मतलब होता है जहाँ जन का पद टिक जाए, तो जनपद बनना स्टार्ट हुआ। जहाँ जन का पद, जो लोगों का पद है, टिक जाए और रहने लगे वहाँ पे। फिर महाजनपद में कौन सा था, इसी में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद जो है सर्वाधिक शक्तिशाली था। अभी मैं आपको बताया हूँ कि अभी हम शॉर्ट में कर रहे हैं, तो अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। पॉलिटिकल, जो छठी शताब्दी ईस्वी में पॉलिटिकल कैसे थी, प्रशासन कैसे चलती थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है। और आर्थिक दृष्टि से क्या क्या था, कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्रा आदि के विकास का काल ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व था। सामाजिक दृष्टि से इसको सेकंड नगरी काल कहते हैं, या वर्ण व्यवस्था मजबूत थी। सांस्कृतिक दृष्टि से सूत्रकाल या धार्मिक सुधार आंदोलन भी कहते हैं इसको, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में छठी शताब्दी में अच्छे काम हुए थे। फिर ऋग्वैदिक काल पशुपालक, खाना बदोश जिंदगी। उत्तर वैदिक काल में कृषि, स्टेबल लाइफ।
और 6th सेंचुरी BC में क्या क्या था? कृषि क्रांति, व्यापार क्षेत्र में क्रांति और मुद्रा का सर्वप्रथम चलन। तो मुद्रा का सर्वप्रथम चलन 6th सेंचुरी BC में स्टार्ट हुआ था। तो ये तीनों है, देखो, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उसके बाद आता है 6th सेंचुरी BC। ये तीनों हम पढ़े। अभी इस शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, अभी इसको पूरा एक्सप्लेन होगा आगे। सेकेंड है नगरीकरण का काल, 6th सेंचुरी BC। क्योंकि प्रथम, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है मैंने, प्रथम नगरीकरण काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता था। तो फिर उसके बाद सिंधु घाटी जब सभ्यता खत्म हो गई तो जब वैदिक सभ्यता आई तो ग्रामीण जीवन आ गया था। फिर ग्रामीण जीवन से फिर जब सेकंड अर्बनाइजेशन आया, कब? 6th सेंचुरी BC में। अगर आपको मेरी वॉइस स्लो लग रही होगी तो इंटू 1.5 में या 2 में देख लीजिएगा। पहले की वीडियो में बहुत तेज़ बनाता था तो मुझे तो समझ में आ जाता है क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा है, बट मुझे लगा कि थोड़ा स्लो बोलना चाहिए तो इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अगर समझना है तो अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। वर्ड व्यवस्था, जो वर्ड व्यवस्था, अब इसको पढ़ते हैं। वर्ड व्यवस्था ये मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ कि बाद में कभी मुझे पढ़ना हो तो मैं ऐसे पढ़ लूँगा। बाकी आप लोगों के लिए अगर भविष्य में, अभी तो मैं इसको प्राइवेट में अपलोड करूँगा, बट मैं इसको अगर चैनल पे डाल दूँगा पब्लिक में तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वर्ड व्यवस्था जो थी, देखो, वर्ड व्यवस्था के 3 स्वरूप हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और 6th सेंचुरी BC। ऋग्वैदिक काल में वर्ड व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित का मतलब ये है कि जो लोग पंडित की तरह कार्य करते थे, चाहे वो शूद्र हों, वैश्य हों या कोई भी हों, किसी भी जगह पैदा हुए हों, किसी भी परिवार में पैदा हुए, बट अगर वो पंडित का कार्य करने लगे तो उनको ब्राह्मण माना जाता था। और वहीं वो अगर पंडित के कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके कार्य जो है शूद्र वाले हैं तो उसको शूद्र में माना जाता। तो इसी को कहते हैं कर्म पर आधारित व्यवस्था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर मुझे लगता है कि अगर आज जो है कर्म पर आधारित अर्थव्यवस्था होती, कर्म पर आधारित जो है होता अगर आज, तो हमको नहीं लगता कि फिर कर्म पर आधारित अर्थव्यवस्था होती तो क्या होता आज। हमको नहीं लगता कि आज जो है ये व्यवस्था टिक पाती, क्योंकि सभी लोग जो है कौन सा कर्म करना चाहते, कोई वैसे कर्म नहीं करना चाहता, सभी अच्छे ही कर्म करना चाहते। लेकिन अभी एक चीज़ सही है कि अभी तो आज के समय में जो आर्थिक आधार भी देखा जा रहा है, मतलब आर्थिक मतलब होता नहीं, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसको इज्जत ज़्यादा दी जाती है। तो इसमें आजकल जातिवाद की व्यवस्था एक ख़त्म हो गई है। यूँ कहें कि आर्थिक दृष्टि, विकास, इन सब पर जो है जो वर्ण व्यवस्था है उस पर वर्ण व्यवस्था जो है अभी इस सब पर भी डिपेंड हो गई है। मतलब जो प्रतिष्ठा मिलती है ना, वो न कर्म पर मिल रही है न जन्म पर मिल रही है। अब आजकल जो आप कर्म पर तो मिल रही है, क्योंकि कर्म से ही अर्थव्यवस्था और ये जो है, मतलब क्या कहते हैं, मैं झूठ का इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ यार, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ खुद। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो अभी अर्थव्यवस्था, अभी जो मतलब अभी जो वर्ण व्यवस्था, यूँ कहें कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था का कोई सीन ही नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत मतलब जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जो अभी रूढ़िवादी इलाके हैं, वहाँ पे तो है, बट अभी आजकल के सिचुएशन के हिसाब से देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपुल जो है वो आर्थिक डिपेंडेंट हो रहे हैं, और आर्थिक रूप से जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। तो यूँ कहें तो कर्म आधारित अर्थव्यवस्था अभी लागू हो गई धीरे धीरे। फिर है उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई, मतलब जहाँ जिसका जन्म होता है, ब्राह्मण में जन्म हुआ तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय में जन्म हुआ तो क्षत्रिय है, और वैश्य में जन्म हुआ वैश्य, शूद्र में जन्म हुआ शूद्र। तो ये हो गया उत्तर वैदिक काल। 6th सेंचुरी BC में वर्ण व्यवस्था पर कठोरता पर बल दिया गया। अभी उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी ही, और उसके बाद 6th सेंचुरी BC में और कठोर कर दिया गया वर्ण व्यवस्था। कैसे कठोर किया गया? कहा गया कि ब्राह्मण ब्राह्मणों से ही शादी करेंगे, एक गोत्र में शादी, ये सब जो है और कठोर कर दिया गया। तो इसकी कठोरता में कुछ देखते हैं। वर्ण व्यवस्था में कठोरता पर बल दिया गया। सेम जाति सेम विवाह, मतलब एक ही जाति में विवाह को माना गया। फिर उसके बाद इसको वर्ण व्यवस्था में जो कठोरता पर बल है उसमें किस में चर्चा है? सूत्र साहित्य में इसकी चर्चा की गई है।
और इसकी चर्चा सूत्र साहित्य में की गई है, जिसे धर्म सूत्र भी कहते हैं। सूत्र साहित्य क्या है? एक ब्राह्मणों का साहित्य है जिसमें वर्ण व्यवस्था सहित सभी प्रकार के सामाजिक नियमों की अनुशंसा हुई है। तो वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र है वो सूत्र साहित्य में जिक्र हुआ है। इसके बाद ब्राह्मण जो थे वो वेद को मानते थे अपरुषोमय सॉरी अपौरुषमय पौरुषमय अपौरुषमय है। अपौरुषमय मतलब होता है कि जो मतलब पौरुष आ लगा दिया माने नहीं, पौरुष माने पुरुष के द्वारा रचित नहीं, मतलब कि जो देव के द्वारा रचित है। ये मानते थे ब्राह्मण की वेद जो है ना उसको पुरुष ने नहीं लिखा है, उसको किसी देव ने लिखा है। तो इनकी तो ब्राह्मण का मान्यता था। श्रमण धारा थी वो वेद को ही नहीं मानते थे, कहते थे वेद उद कुछ नहीं है, सब मानव ने लिखा है, ऐसे करके। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होनी चाहिए, ये श्रमण धारा के लोग कहते थे। क्योंकि श्रमण धारा जैसे कि बुद्ध और महावीर थे तो ये पाखंडी उखंडी पे थोड़ा कम ध्यान देते थे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था जो है वो किस पर हो, वो हो आपके कर्म पर हो। फिर मौर्य साम्राज्य आ गया। तो मौर्य साम्राज्य में क्या है? मौर्य साम्राज्य का 6th सेंचुरी बीसी के बाद मौर्य साम्राज्य 321 बीसी से 185 बीसी तक, ये बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य का काल 321 बीसी से 185 बीसी। इसके क्षेत्र कौन से थे? भारत के इतिहास का पहला एवं सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? यही मौर्य साम्राज्य था। भारत के इतिहास का पहला एवं सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। इसका देखो अब चार तरफ से विस्तार है। एक तो अफगानिस्तान, यहाँ कश्मीर तक था, नीचे कर्नाटक तक, इधर बंगाल तक, इधर गुजरात तक। तो इसका विस्तार इधर क्षेत्र इसका था। कहाँ कहाँ था? अफगानिस्तान, कश्मीर, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी? किंग ने 6 लाख की सेना बनाया था। किंग ने, जो राजा था मौर्य साम्राज्य का, उसने 6 लाख की सेना बनाया था। सबसे बड़ी नौकरशाही मौर्य साम्राज्य की थी, सबसे बड़ी नौकरशाही। निरंकुश शासन था। निरंकुश माने कि अपने ही निर्णय पर अड़िग रहना, निरंकुश। प्रशासन का केंद्रीकरण ढांचा था, मतलब सारी शक्ति केंद्र में थी। शासकों ने 6वीं सदी पूर्व के धर्मों का संरक्षण किया, मतलब जो 6वीं सदी पूर्व के धर्म थे उनका संरक्षण इन्होंने मौर्य साम्राज्य के शासकों ने किया था। जन कल्याणकारी शासन का मॉडल अपनाया था मौर्य साम्राज्य में। ये हो गया मौर्य साम्राज्य के बारे में छोटा सा व्यू। फिर आता है मौर्योत्तर साम्राज्य के बाद आता है 185 बीसी से 319 एडी तक मौर्योत्तर काल। एडी मतलब कि ईस्वी आ गया, अब एनोडोमनी बोलते हैं इसको। यह नाम क्यों पड़ा, मौर्योत्तर काल नाम क्यों पड़ा? कि मौर्य के पतन के बाद जो है कोई बड़े वंश का साम्राज्य नहीं हुआ। तो जब मौर्य का पतन हो गया तो कोई बड़े वंश का साम्राज्य नहीं पड़ा, तो किस वंश के नाम पर कर दिया जाए नाम? तो इसलिए मौर्य के बाद मौर्य सबसे अच्छा साम्राज्य था, तो मौर्य के ही नाम पर कि मौर्य उत्तर माने बाद, मौर्य के बाद का काल, उसे मौर्योत्तर काल कह दिया गया। फिर ये तो 319 तक की ये घटना हो गई, 319 ईस्वी तक की। फिर गुप्त काल 319-20 ईस्वी से लेकर के 550 तक का गुप्त काल आ गया। अब गुप्त काल के बाद भी वही सीन हुआ कि गुप्त काल के बाद कोई अच्छा साम्राज्य या वंश नहीं उभरा, तो गुप्तोत्तर काल कह दिए। 550 से 750 ईडी तक गुप्तोत्तर काल आ गया। गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ था कि साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। वही लिखा है कि साम्राज्य जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। अब देखो इसमें क्वेश्चन आते हैं, जो अभी हमने जो पढ़ा था उसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। हड़प्पा की प्रमुख फसल कौन सी थी? कपास थी। ऑप्शन में आएगा कपास। हड़प्पा की प्रमुख फसल कपास। हड़प्पा सभ्यता अश्व केंद्रित सभ्यता थी, तो यह गलत। हड़प्पा सभ्यता अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी। आगे देखो गलत लिखा है ना यहाँ पे, तो हड़प्पा सभ्यता अश्व केंद्रित, ऑप्शन में देगा हड़प्पा सभ्यता एक अश्व केंद्रित सभ्यता थी, तो उसको क्या करेंगे हम, गलत। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो हाँ सही, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली बने अगर आप एक वस्तु दे रहे हैं तो आप दूसरा वस्तु ले सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली से बोलते हैं। फिर डीपीपी क्वेश्चन आ गए, डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो हम लोग को मिला था, उसका मैंने नोट्स थोड़ा सा एक एक लाइन में लिख लिया है।
तो उसमें कथन में दिया था कि लौह धातु का विकास पहली बार महाजनपद काल में हुआ। तो क्या ये सही है? तो हाँ, लौह धातु का विकास पहली बार कब हुआ था? महाजनपद काल में हुआ था लौह धातु का विकास। देखो ये लौह धातु लिखा है, लौह धातु का विकास। लोहे का तो प्रमाण मिलता है मेरे ख्याल से वैदिक सभ्यता से। ये महाजनपद काल जो है वो आया था 6ठी शताब्दी बीसी में। तो लौह धातु का विकास, ये जो धातु लिखा है ना मुझे कि धातु का विकास जो है वो महाजनपद काल यानी कि 6ठी शताब्दी बीसी में हुआ था। और लेकिन लौह युग का चरण जो कहा जाता है वो वैदिक सभ्यता को ही कहा जाता है। वैदिक काल से ही लौह युग का चरण स्टार्ट हो गया था, लेकिन धातु का जो विकास हुआ था वो महाजनपद काल में हुआ था। तो ये सही है बिल्कुल। दूसरा है कि सिंधु घाटी का जो क्या है, कौन सा काल का उदाहरण है? तो आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आर्कियोलॉजिकल एंड रिटन दोनों मिले हैं, बट पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल से बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। वैदिक काल जो था ऐतिहासिक काल है, जिसका जो है पढ़ा भी गया है वैदिक सभ्यता का। फिर तीसरा कथन दिया रहेगा, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र मिस्र एवं मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो क्या ये सही है? तो हाँ सही है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है बड़ा था। क्यों? यहाँ मांडा कश्मीर में चिनाब नदी पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, और इधर क्या था दैमाबाद दास्क नदी पर, और यहाँ क्या था आपका इधर था सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में शायद था। फिर विशाल स्नानागार ईंटों का स्थापत्य कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ये भी सही है। ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार आए? 36 बार आए हैं। सही है। प्राचीनतम ईरानी पुस्तक जिंद अवेस्ता की अनेक बातें किस में मिलती हैं? ऋग्वेद में मिलती हैं। जो प्राचीनतम ईरानी पुस्तक जिंद अवेस्ता की जो अनेक बातें हैं वो ऋग्वेद में मिलती हैं। संपूर्ण भारत में पूरा पाषाण कालीन जीवन का प्रारंभ एक साथ हुआ था। जो संपूर्ण भारत में पूरा पाषाण कालीन जीवन का प्रारंभ एक साथ हुआ था, गलत है। क्योंकि पूरा पाषाण कालीन जीवन जो है एक साथ नहीं हुआ, वो धीरे धीरे चरणों में स्टार्ट हुआ हर जगह। तो पूरा संपूर्ण भारत में एक साथ थोड़ी हुआ। फिर वही पूछ रहा है कि संपूर्ण भारत में नव पाषाण कालीन जीवन का प्रारंभ अंत एक साथ हुआ था। तो नव पाषाण काल का अंत भी एक साथ नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन नहीं वाला नव पाषाण, ये भी गलत है। तो ना तो एक साथ शुरू हुआ, ना तो एक साथ, धीरे धीरे क्रमिक चरणों में हुआ था। फिर यहाँ पे 2 और क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है, एक पॉइंट में मैंने बस लिखा है, बट ये डीपीपी के क्वेश्चन है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो हाँ ये सही है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। वैदिक संस्कृति मूलतः इहलौकिक थी। इहलौकिक माने इस लोक की थी, इहलौकिक। तो ये भी सही है। धर्मसूत्र जो है क्या है? सामाजिक नियम की जानकारी। धर्मसूत्र क्या है? धर्मसूत्र होती है सामाजिक नियम की जानकारी। धर्मसूत्र में क्या लिखा जाता है? सामाजिक नियम की जानकारी। तो ये हमने शॉर्ट व्यू, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है हमने शॉर्ट व्यू ले लिया। देखो अब फिर से यहाँ से पाषाण काल स्टार्ट होगा, मैं एक्सप्लेन करके पूरे अच्छे से। तो यहाँ से अभी पाषाण काल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी तो हमने बस इसको जो है यहाँ पे हमने शॉर्ट रिव्यू दिया था, क्या क्या है, मानव विकास कैसे हुआ, हमने क्या क्या रिव्यू दिया। सबसे पहले मानव का उद्भव एवं विकास। मानव का उद्भव एवं विकास हमने देखा, जो कि रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस। फिर पाषाण काल देखा। पाषाण काल में हमने पूरा ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और जो आपका ऐतिहासिक काल देखा। फिर पाषाण काल के बाद हमारे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो कि लौह युग का चरण था, उसके बाद 6ठी शताब्दी बीसी। फिर मौर्य काल 185 ईडी तक था, 185 बीसी तक था ना मौर्य काल, 185 बीसी तक था। फिर मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल 185 बीसी से लेकर के 319 ईडी तक था। फिर मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आ गया, जिसे स्वर्ण काल कहते हैं, 319 बीसी ईडी से लेकर 550 तक लगभग। फिर गुप्तोत्तर काल 550 से लेकर के 750 ईडी तक था। तो ये हमने पूरा देख लिया। अब हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें स्टोरेज थोड़ा कम है। तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ प्राइवेट में, कभी पब्लिक करूँगा इसको। तो अभी के लिए इतना ही। पाषाण काल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मतलब चाहिए
तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें 360 मेंबर है, वो 360 कह रहा हूँ, 398 मेंबर है। और इसका जो है टेलीग्राम लिंक @हर्ष मिश्रा 17 मेरा जन्मदिन है ना, तो हर्ष मिश्रा 17 मैंने उसमें जोड़ दिया है। तो आज के लिए धन्यवाद। अभी मैं थोड़ी देर बाद पाषाण काल को रिवाइज करूँगा, तो आपको फिर अपलोड करके उसमें दिखा दूँगा। धन्यवाद।